हेलो एवरीवन। कल रात को ही मैंने धुरंधर देखी। भाई क्या मस्त मूवी है यार। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर मुझे बात करनी है। कुछ चीज़ें जो प्रोपोगंडा और इन सारी चीज़ों से हट के एक इमोशनल थिंग है जो हम कभी देखना ही नहीं चाहते। उन चीज़ों के ऊपर मुझे बात करनी है सबसे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभय है। वेलकम टू द सोल एंड स्टोरी द ह्यूमन डायरी। यहाँ हम बातें करेंगे कि समाज और समाज की व्यवस्थाओं को किस तरह से धुरंधर मूवी में दिखाया गया है। देखा जाए तो फिल्म में ना सबसे पहले स्टार्टिंग में जब आता है ना कि जसकीरत अपने परिवार के ऊपर जो अन्याय हुआ है उसके लिए बदला लेने के लिए वो 12 लोगों को मार डालता है, तब कोर्ट का वो सीन सबसे ज़्यादा खून खौलाने वाला सीन था। भाई जिसकी फैमिली ने 2 जनरेशन और तीसरी जनरेशन भी आर्मी में जाने वाली थी, देश की सेवा कर रहे थे, उसके घर वालों के साथ एक छोटे से लैंड डिस्ट्रीब्यूट की वजह से उसकी पापा को भी मार दिया, दोनों बहनों का रेप कर दिया और बड़ी बहन का रेप करके गैंग रेप करके उसे मार डाला। और तभी भी उनकी माँ ने जब पुलिस स्टेशन गए और एमएलए की फ़ाइल कंप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फ़ाइल तक कंप्लेन नहीं की। इसका मतलब भाई समाज और समाज की व्यवस्था किस तरह से रखती है। सत्ता के आगे सब कोई झुकना चाहता है, ठीक है, लेकिन जब समाज ने उसे न्याय नहीं दिया, संविधान या व्यवस्थाओं ने, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, इन चीज़ों ने उसे न्याय नहीं दिया, तो उस बंदे ने खुद हाथ में बंदूक लेके उन सबको ठोक दिया, तो उसमें गलत क्या किया। जब डिफेंडर वकील उसकी साइड रखता था तब वो क्रिमिनल का वकील कहता है कि इसे फांसी मिलनी चाहिए। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि इसको पहले फांसी दो। इन जैसे वकीलों के कारण ही क्रिमिनल्स आज़ाद घूमते हैं। लेकिन वो भी है कि अगर वो चीज़ होती नहीं तो शायद हमें इतना अच्छा एजेंट नहीं मिलता। लेकिन वो चीज़ दिखाता है कि समाज में असल में कानून बस गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। हाल ही में पुणे के इंसिडेंट्स देख लीजिए पिछले साल के, कि भाई एक्सीडेंट में लोगों को मार देने वाला अमीर घर का लड़का, उससे सज़ा क्या दी जाती है। एक ऐसे लिखना, क्या लॉजिक है। मतलब सारे रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ मिडिल क्लास और गरीबों के लिए, अमीर तो वैसे भी है। रेपिस्ट लोग गवर्नमेंट में भरे पड़े हैं, ब्लैक मनी के चोर सारे के सारे रूलिंग पार्टी में बैठे हुए हैं, और उसी रूलिंग पार्टी को बहुत अच्छी तरह से इस मूवी ने जस्टिफाई किया हुआ है। दूसरी जो चीज़ मुझे दिल को छू गई ना, जब हमज़ा अंकल के साथ चाय पी रहा था तब उसे अपनी स्टोरी दिखा रहा था और उसे पूरी अपनी स्टोरी बता रहा था। तब जब वो कहता है ना कि भाई कुछ सालों के लिए यहाँ काम करके घर चला जाता, ऐसा लगा था उसे, लेकिन अब मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या बन चुका हूँ और क्या बन गया हूँ। अब ऐसा लगता है कि असल में जसकीरत मर चुका है, बस हमज़ा ज़िंदा रह चुका है। ये वही ठीक पॉइंट है जो मेरे दिल में अंदर लगता है कि समाज हमारे अंदर के मूल तत्वों को, अच्छाइयों को तोड़ मरोड़ के हमें बस बुरा बनाना चाहता है। ये समाज हमें हमारी अच्छाई को कभी स्वीकार नहीं करता, वो चाहता है कि हम बुरे बने। इट इज़ एक्सेप्शनल कि ये भाई अलग चीज़ है। लेकिन अगर हमज़ा की बात देखें तो भाई जो बंदा इतना लविंग केयरिंग फैमिली से बंदा आया, उसके साथ अन्याय हुआ, इसलिए उसने गुस्से में आके 12 लोगों का मर्डर कर दिया। ठीक है, 12 लोगों का मर्डर कर दिया न्याय पाने के, लेकिन न्याय नहीं पाया, इसलिए पाकिस्तान में एजेंट बन के चला गया। अजीत डोवाल साहब ने उसको इस्तेमाल कर दिया एज अ ईंधन की तरह, जिसमें फिल्म में भी दिखाया गया है। तो भाई वो भी एक अलग तरह से पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उससे देखा जाए तो वो अलग है, लेकिन एक इमोशन के हिसाब से देखा जाए तो लॉजिकली हमज़ा को क्या मिला, उसकी असल वैल्यू से छुपी गई ना। शेर बरोज का किताब पाने के चक्कर में उसने खुद को तो खो ही दिया ना, और ख़ुद को खोने के बाद भी उसे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि मैं खुद को खो चुका हूँ। और दोगलापंथी की हद देखो कि लोग ये भूल जाते हैं कि विलन्स आर नॉट बॉर्न, दे हैव बीन मेड। खलनायक कभी पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है, और हम ही लोग उन्हें पैदा करते हैं समाज की व्यवस्थाओं से। इतिहास उतार के देख लेना, कभी भी कोई भी बड़ा सा बड़ा खलनायक इतनी आसानी से खलनायक नहीं बनता। मंगोलों को देख दो, चंगेज़ खान को भी सबसे पहले अन्याय हुए तब जाके वो इतना बड़ा शहंशाह बना। हर कोई व्यक्ति, हर कोई आदमी अन्याय होने के बाद ही अपराधी तत्वों को अपने अंदर लाता है और विलन बनता है।
अराजकता मचाता है। लेकिन चीज़ें हैं ये है कि भाई दुनिया और दुनिया की जो हदें है और समाज की व्यवस्था है हमें उनसे आगे बढ़ने नहीं देती। तीसरी चीज़, जब करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का शपथ विधि दिखाना, फिर उनकी नोटबंदी के सीक्वल्स दिखाना, इससे समझ आता है कि बीजेपी गवर्नमेंट को कितना हाईलाइट किया गया है और कांग्रेस की बुराई दिखाई गई है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जिस टाइम पे जसगीरत हमजा बन के पाकिस्तान गया था, वो उस टाइम था 2004। उस टाइम किसकी सरकार थी? उस टाइम तो कांग्रेस की ही सरकार थी ना, रूलिंग पार्टी की, एज अ रूलिंग पार्टी। रहमान डकैत मरा 9 अगस्त 2004 में, 9 अगस्त 2009 में। उस टाइम किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार थी। असलम मरा, एसपी असलम, वो तारीख थी 9 जनवरी 2014। उस टाइम किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार थी। हर्षद पप्पू मरा 16 या 17 मार्च को 2013। उस टाइम किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार थी। मतलब रॉ की स्थापना कब हुई? इंदिरा गांधी के टाइम पे। मतलब अलग अलग प्रोपोगेंडा। नोटबंदी हुई थी 19 मार्च 2017 और उस टाइम यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। हाँ, अखिलेश यादव की सरकार थी और उसी टाइम पे 1 साल पहले इलेक्शन का टाइम शुरू हो जाता है, तो वो पॉइंट मुझे समझ में ही आ जाता है कि हाँ, ब्लैक मनी को फिर गवर्नमेंट के पास लाना, फिर उसकी वजह से वोट खरीदना, ये होना वो करना, अच्छा सही तरह से पहले लागू करना, इसलिए वो चीज़ बराबर पॉइंट में लग जाती है कि 19 मार्च 2017 के बाद कि पाकिस्तानी ब्लैक करेंसी नेपाल बॉर्डर की तो यूपी में आती है और उसके बाद यूपी का इलेक्शन ये होता। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी आई थिंक 2017 में, ये भी अलग बात है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मुरारजी देसाई के टाइम जब रूलिंग पार्टी थी, आई थिंक जनता दल था, उस टाइम पे वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो नॉन कांग्रेस थे आफ्टर द इमरजेंसी। और वही मुरारजी देसाई जब रॉ ने 50,000 रुपये मांगे थे पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाने के लिए, या न्यूक्लियर साइंटिस्ट चाह रहे थे उसे उड़ाने के लिए कि रॉ के एजेंट्स को, लेकिन उन्होंने उस चीज़ के ऊपर एक्शन न लेते हुए सीधा कॉल उठाया और उनको पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को उनकी लोकेशन सेंड कर दी। ही वॉज नॉट द कांग्रेस पार्ट ऑफ द कांग्रेस, ही वॉज द पार्ट ऑफ जनता पार्टी, और वही जनता पार्टी बाद में स्प्लिट होकर भारतीय जनता पार्टी बन गई। ये तो इतिहास हो चुका है। लेकिन उन्हीं के वजह से वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिन्हें भारत का तो सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है, प्लस पाकिस्तान का सम्मान प्राप्त है। जो धुरंधर मूवी में जो दिखाया गया है ना कि कील से खींचते हुआ रॉ के एजेंट्स को, ये उन्हीं के टाइम पे हुआ है। ये मुरारजी देसाई के टाइम पे हुआ है। ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाया जाता? रिलीजन को टेररिज्म और ट्रैक के हिसाब से दिखाया गया है। इस्लाम की बुराई दिखाई गई है तो इस्लाम की अच्छाई भी तो दिखाओ। और आप बोलोगे मुरारजी देसाई का पार्ट कैसे पूछ रहे हो, तो ये चीज़ खान सर ने राज शमानी के पॉडकास्ट में खुद कंफर्म की हुई है। अलग किस्म के लोग थे भाई। पॉलिटिक्स ना एक प्रोपोगंडा के आधार से चलता है। सत्ता में रहने के लिए कुत्ते कुछ भी कर लेंगे। इन्हें कुत्ते में इसलिए कहता हूँ क्योंकि कुत्तों को अगर रोटी ना दो ना तो वो खुद के मालिक को भी काटने को दौड़ते हैं। वैसे यही है, सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जब सबसे ज़्यादा इमोशनल पार्ट कि भाई हमजा अपना घर चला जाता है जसकीरत बन के और अपनी माँ के पास मिलने चला जाता है, तब वो देखता है कि धीरे धीरे वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है ना, तब उसकी माँ झाड़ू मार रही होती है, उसकी बहन कपड़े सुखा रही होती है, उसके बहन के लड़के खेल रहे होते हैं। हमजा की माँ उसे देख के भी अनदेखा कर देती है और वो आगे अंदर चली जाती है। और तुम देखोगे, अगर तुमने क्लोज से वो सीन देखा होगा ना, तो जैसे जैसे हमजा आगे बढ़ रहा होता है ना, उसकी चेहरे का स्माइल कम होती जाती है। ये ना मुझे भी ऐसा सवाल आया कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे ऐसा लगा था कि हम जसकीरत जाएगा अपनी मम्मी को ऐसे गले लगाएगा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने जब देखा उस सीन को रिपीट देखा ना, तब पता चला कि उसकी मम्मी ने शायद से ना, उसकी माँ ने उम्मीद छोड़ दी थी, अपनी उम्मीद मार चुकी थी कि मेरा बेटा वापस आएगा।
उनके लिए जसकीरत मर चुका था। अब जब उम्मीद ही मर चुकी थी तो उसका आने से चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि उसके होने या ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसके ना होने से भी उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। अगर ऐसा होता तो फिर रिश्ते, अगर टूटे हुए रिश्तों में गाढ़ बन जाती, भले वो दिखती नहीं लेकिन होती है। और जसकीरत को ये समझ आ चुका था, और तभी सीन ब्लैकआउट हो जाता है और बड़े अक्षर में लिखा जाता है, बलिदान परमो धर्म। भाई क्या डिटेलिंग है राइटर्स की, ये हमारी जनरेशन कभी नहीं समझ पाएगी। जब ये सीन होता है ना, तब बलिदान अर्थात खुद के स्वार्थ से आगे बढ़कर दुनिया के लिए या देश के लिए कुछ करना। हम लोगों की तरह नहीं यार, 30 सेकंड की रील्स स्क्रॉल करने के चक्कर में 30 सेकंड की रील्स को भी 15 सेकंड में देख के आगे बढ़ने वाले हम, डोपामिन लेवल के नाम पे आधी अधूरी चीज़ों के ऊपर बातें करने वाले हम लोग कहाँ और वो लोग कहाँ। वो भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इमोशनल सीन था जो अभी तक मैंने किसी मूवी में देखा। आंखों में आंसू आ चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा प्लॉट चीज़ पता है, जब इंट्रो लाती है ना और उसका दोस्त मैकिया कहता है ना कि तुझे घर की याद नहीं आई जसकीरत, भाई उस टाइम ऐसा लगा था कि अब क्या होगा। ऐसा मैं उस टाइम इतिहास में जी रहा था कि अब इसका क्या होगा, इंडिया को किस तरह से भुगतनी पड़ेंगी चीज़ें। भाई उस टाइम ना अलग ही सीन था, माँ कसम। उस सीक्वल ने उस टाइम पे मेरे को ऐसा था कि भाई मैं आगे आके देखने लगा था क्या होने वाला है, क्या होने लगा। पूरी इंटरवल मैंने अपने दोस्तों के साथ उसी बारे में चर्चा की, कैसे है क्या है। मतलब इस मूवी ने बहुत सालों बाद मेरे साथ ऐसा कुछ किया है कि भाई एवेंजर्स के बाद किसी मूवी ने मुझे इस तरह से कि भाई इतना एक्साइट किया था कि आगे क्या होने देखने के लिए। मस्त मूवी है, लेकिन उसके जो बीजेपी को और कांग्रेस को लेकर प्रोपोगेंडा है ना, मुझे खास पसंद नहीं है। और धर्म को ऊपर भी जो ज़्यादा चीज़ें बोली है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें सच है और बहुत ज़्यादा गलत भी। अगर आपने देखा होगा धुरंधर का पार्ट फर्स्ट, जिसमें आई थिंक रॉ के चीफ अजीत डोवाल ने ही उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर ही ये प्रोजेक्ट चालू किया था जो बलूचिस्तान को सेपरेट करने का टाइम था। लेकिन आप ये भी तो देखो, जब उरी का अटैक हुआ, जब इंडियन गवर्नमेंट में रिटालिएट किया गया, तभी मूवी में जिस तरह से दिखाया गया है वैसे हमजा को क्लीन चिट दी गई है कि अब तुम्हें ओपन हैंड दिया गया कि अब तुम कुछ भी करो। ये तो बीजेपी की सरकार के अंडर किया। पॉइंट ये है कि इज़ नॉट अबाउट बीजेपी और कांग्रेस, पॉइंट ये है कि ये कुत्ते हैं। लेकिन मूवी की जो अच्छी ये चीज़ें हैं ना, वो मस्त है। मूवी वॉज टू इमोशनल, टू डीप, और हम जैसी जनरेशन को जो 15-15 सेकेंड की रील देखने वालों को 4 घंटे एक ही जगह पे बिठा के रखना बहुत बड़ी चीज़ है। सो आई पर्सनली लाइक द मूवी। बहुत कम मूवी ऐसी बनती है जो मेरे अंदर एक अलग ही देशभक्ति जगा सकती है, आपके अंदर भी। नॉट अप टू मी कि भाई मेरे अंदर एक अलग ही देशभक्ति तैयार कर दी इसने। सो प्लीज़ धुरंधर देखिए। अगर आपको मूवी पसंद आई और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको पसंद आया तो प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब बटन पे दबाना भूलना मत।